बता दूं कि आज जो आपका सेशन होने वाला है बेटा, वो केवल और केवल क्वेश्चन बेस्ड होगा। और ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और ये जो पेपर तुम देख रहे हो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। और इसके अंदर हम लोग केवल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें हमारा रिलेटेड रहेगा इस चीज़ों से, मतलब कि इन क्वेश्चन से उन टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो केवल और केवल जो है हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएंगे, बल्कि इनके बारे में डिस्कशन भी आज हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो शुरू करते हैं और लोग थोड़ा सा ज्वाइन कर जाएं। सभी लोग आई थिंक आ रहे हैं। योगेन सिंह, ओके बेटा, हेलो। और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। नाम सबके बड़े अलग अलग से हैं भाई, कोचिंग के बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं पता नहीं चला। चलिए ठीक है, खैर शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आप सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो लिखा हुआ है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 है आपका, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइन व्हाट इज इट इनहेरिटेड बाय फ्रॉम द मदर। आप लोग भी अपना रिस्पांस जो है उठा करके मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जो भी आप लोग को रिस्पांस लिखे। इसमें बोला है कि आप जो है कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। जैसे पहला स्टेटमेंट, द चाइल्ड ऑफ सेक्स डिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेड बाय मदर, मदर से केवल अकेले होता है, तो ये पॉइंट मैं बेशक तौर पे बिल्कुल गलत जो है वो मानूंगा। और उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन जो है वो है, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो सकता है बेटा। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल जो है वो सही हो सकता है, क्योंकि फादर में एक्स क्रोमोजोम होता है और वाई क्रोमोजोम होता है। तो फादर कैन डिसाइड कि जो है बच्चा जो होगा वो एक्स वाला होगा, मतलब मेल होना है या फिर फीमेल होना है। ठीक है, तो नंबर 1 वाला पॉइंट, नंबर 2 वाला, तो ये तो बिल्कुल आपको सही जो है वो नज़र आ रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला वाला देखते हैं पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे चौथा वाला पॉइंट जो है आप देखिए तो वो मुझे सही लग रहा है, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज फ्रॉम द जाइगोट। ठीक है, तो अब इन दोनों में आपको अगर कंफ्यूजन है, देखो फीमेल के पास में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो फीमेल कान डिसाइड कि होने वाला बच्चा मेल बनेगा या फिर होने वाला बच्चा फीमेल बनेगा। ठीक है, बट मेल या फादर कैन डिसाइड, अगर फादर में स्पर्म एक्स वाला स्पर्म है तो बच्चा फीमेल बनेगा, क्योंकि मदर के एक एक्स से जाकर के एक्स एक्स बन जाएगा। और अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम कंटेन किया हुआ है तब उस कंडीशन में बच्चा जो है वो मेल बनेगा। तो फादर कैन डिसाइड, फादर का जो जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, फादर का जो स्पर्म फ्यूज कर रहा है, वो बताएगा कि बच्चा जो है वो मेल होने वाला है या फिर बच्चा फीमेल होने वाला है। ठीक है, ये तो पॉइंट बिल्कुल सही हो गया। और उसके बाद में, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज फ्रॉम अ जाइगोट। ठीक है, तो तुम्हें इन बातों को भी ध्यान में यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा वो है आपका सेकेंड एंड फोर्थ, ये जो स्टेटमेंट इज राइट। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप सभी भी आंसर्स यहाँ पे टिक कर सकते हैं, आंसर्स वगैरह आप लोग अपने हिसाब से जो भी हो आप लोग टिक करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। और रिस्पॉन्स करते रहिए, लोगों को थोड़ा सा लिंक विंक भी शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई नहीं जान रहा होगा तो लिंक वगैरह भी आप शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोजोम। आप लोग भी रिस्पॉन्स करिएगा। क्रोमोजोम कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोजोम के बारे में आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही जो है वो नज़र आ रहा है। जैसे कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद में यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन मुझको जो है वो सही नज़र आ रहा है। तो आपको ये तो सही भाई, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन पेरेंट से अगले जनरेशन में आता है, ये आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला ऑप्शन को अगर आप मानेंगे तो अभी मैं इसको सस्पेंस में लेकर के चल रहा हूँ। थर्ड वाला, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये कभी भी सेकंड नहीं होते। आज ही के लेक्चर मैंने कोचिंग में आपको बताया हुआ था कि जो आपके क्रोमोजोम होते हैं वो बेसिकली जब वो गैमेट्स बनाते हैं, तो गैमेट्स बनाते वक्त मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब जब वो स्पर्म बना लेते हैं या जब वो ओवम बना लेते हैं तब वो पेयर में नहीं रह जाते। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। और नंबर फोर्थ, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जी हाँ, बिल्कुल आज ही मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सेल डिवीजन आपको देखने को मिलता है। बोथ सेल डिवीजन आपको क्रोमोसोम दोनों सेल डिवीजन में देखने को मिलेगा, माइटोसिस एंड ऑल्सो मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर।
सभी बच्चों को क्लियर है? जहाँ पे डाउट बेटा लगेगा हमसे आप लोग उस क्वेश्चन के बारे में पूछ लीजिएगा कि सर उस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको आपके सामने क्लियर कर दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर आप देखिए तो यहाँ पे लिखा है इन अ नर्व सेल द साइट वेयर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन एज। आप लोग भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, आज ही आप लोग जानते हैं। आज एक बच्ची ने कोचिंग के अंदर यही वाला एक क्वेश्चन उठाया था जिसको बोलते हैं न्यूरोमैस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमैस्कुलर जंक्शन मतलब कि वो जंक्शन होता है जहाँ पे मसल्स जो होती हैं वो न्यूरॉन सेल से या न्यूरॉन सेल और मसल के बीच एक सिनैप्स कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। तो जब मसल्स और न्यूरॉन सेल के बीच में एक सिनैप्स कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो वहाँ पे उस रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। एक्सॉन में जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पल्स के फॉर्म में होती है, डेंड्राइट्स में भी इन्फॉर्मेशन इम्पल्स के फॉर्म में होती है, सेल बॉडी में भी इन्फॉर्मेशन इम्पल्स के फॉर्म में होती है। बट इन द केस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो एक्सॉन टर्मिनल के पास लोकेटेड होता है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में होती है, मतलब है ना केमिकल के फॉर्म में आपको देखने को जो है वो मिलता है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, इसको भी आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने स्टोमेटा क्लोज। स्टोमेटा क्लोज होता है कब? कब स्टोमेटा आपको क्लोज जो है वो देखने को मिलता है? तो आप लोग भी आंसर देना हो तो आप दे सकते हैं। स्टोमेटा कब आपको क्लोज देखने को मिलता है? तो सबसे पहला चीज़ तो देखो भाई, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट करेक्ट भी लिखे हुए हैं। स्टोमेटा क्लोज होता क्यों है या क्यों नहीं होता? इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको स्टोमेटा को चाहिए तो स्टोमेटा जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेकअप करता ही करता है, नो डाउट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहला वाला स्टेटमेंट आपको, अच्छा इसमें तो ये बोला है स्टोमेटा क्लोज एंड व्हेन, कब स्टोमेटा क्लोज होगा? क्लोज की बात किया, ओपन की नहीं, क्लोज की बात किया है। तो क्लोज की अगर वो बात किया है तो पहले देखो यहाँ पे इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब क्लोज होगा तो इसका मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगा। जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी उस समय स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बिल्कुल सही है। ठीक है प्रभात, हेलो बेटा प्रभात। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर है। अब और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, जी हाँ बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, क्योंकि जब स्टोमेटा में से जब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा तो स्टोमेटा श्रिंक हो जाएगी जिसके कारण वो क्लोज्ड हो जाती है। तो सेकंड एंड थर्ड इज अ राइट आंसर। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सेकंड एंड थर्ड, मतलब ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सभी को या आई थिंक इतनी सी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं आपसे कौन कौन सी बातें किया। और जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो पिछले क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड और अच्छे क्वेश्चन है, तो इसीलिए लेक्चर मत मिस करिए भाई, इसमें ही आपका रिवीजन भी करवा दूंगा। लॉन्ग शॉर्ट सब तरीके के क्वेश्चन मैंने लिए। हेलो अल्फैज, तो यहाँ पे स्टोमेटा क्लोजन, तब स्टोमेटा कब आपकी क्लोज, जब स्टोमेटा क्लोज होती है तब जो है तब आप तभी क्लोज होगी जब आपके प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होगी। तो पहला सेकंड ऑप्शन सही है। और जब गार्ड सेल, और जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है स्टोमेटा क्लोज होने, तो गार्ड सेल से वाटर जो है वो फ्लो बाहर की तरफ करेगा जिससे गार्ड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। और टर्गर प्रेशर के कम होने के कारण क्या हो जाता है कि वहां पे आपकी स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। इस क्वेश्चन को भी नजर डालेंगे। आइडेंटिफाई द फूड चेन, आइडेंटिफाई द फूड चेन यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉफिक आर मिसिंग। ठीक है, इसका आंसर अब आप लोग खुद दीजिए। सामने आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई द फूड चेन, ऐसा कौन सा फूड चेन जहां दिख रहा है तुम्हें जहां सेकेंड ट्रॉफिक लेवल नहीं है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का मतलब अगर आपको समझना है तो एक ट्रॉफिक लेवल प्लांट है, उसके ऊपर का एक ट्रॉफिक लेवल और उसके ऊपर का एक। तो अगर एक ग्रास है तो यहाँ पे डियर होगा और यहाँ पे लॉयन होगा। अब तुम्हें बताना है कि किसमें मिसिंग है, ग्रास, गोट, लॉयन नहीं, इसमें तो हमें देखने को मिल रहा है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। हेलो दिव्यांशी, तो जल्दी से बेटा इसका जवाब आप लोग लिख करके दीजिए, खुद ही दीजिए भाई, अभी ये सवाल तो दे ही सकते हो जवाब ना, जल्दी से दीजिए सवाल का आंसर। सवाल का आंसर हमें जल्दी चाहिए भाई, जल्दी दीजिए भाई, हैं वेट मत कराइएगा, जल्दी दीजिए। किसमें नहीं देखने को आइडेंटिफाई विच सेकंड ट्रॉफिक लेवल मिसिंग, जिसमें सेकंड ट्रॉफिक लेवल नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरा का पूरा सिक्वेंस ही गड़बड़ है। टाइगर, मान लो ग्रास को रख दोगे, ग्रास को खाएगा कौन? फ्रॉग नहीं खा सकता ग्रास को।
स्नेक नहीं खा सकता ग्रास को, टाइगर नहीं खा सकता ग्रास को। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो मिसिंग बता रहा है वो आपको बता रहा है ऑप्शन सी में। जिन बच्चों को मेरी बात नहीं समझ में आया, हेलो सारंग, जिन बच्चों को मेरी बात नहीं समझ में आया फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आर मिसिंग। तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल दिए हुए हैं बेटा, उसमें तुम्हें ये बताना है कि किसके अंदर आपको ट्रॉफिक लेवल देखने को नहीं मिल रहा है। तो ग्रास है, ग्रास को खाएगा गोट, मतलब इसमें सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। फाइटोप्लैंक्टॉन से फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाएगा जूप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन जूप्लैंक्टॉन, मतलब इसमें भी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। इसके अंदर ग्रास तो है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो है, लेकिन ग्रास को खाने वाला कोई नहीं, मतलब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इसके अंदर लैक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ग्रास को खाने के लिए ग्रास ऑपर है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी है। तो केवल सी वाले ऑप्शन में जो है वहां पे आपको सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो है वो बिल्कुल मिसिंग दिखाई दे रहा है। हेलो बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, प्रभात बोल दिया बेटा, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को वॉइस जा रही है ना, वॉइस क्लियर जा रही है? ओके, हमें एक बार यस वस कर दो भाई, ठीक है। चलिए अगले भी आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अगेन मल्टीपल फिजन इज मीट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा कौन सा है जिसके अंदर आप मल्टीपल फिजन पढ़ते हो? बहुत इजी है, आप लोग क्वेश्चन देख करके भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड हमें पता है कि जो हम लोग मल्टीपल फिजन देखते हैं जनरली वो देखते हैं किसके अंदर? प्लाज्मोडियम के अंदर देखते हैं। जनरली बाइनरी फिजन की अगर आपसे बात करेगा तो बाइनरी फिजन को आप मेंशन कर सकते हो कि बाइनरी फिजन जो होता है वो आप लोग लगा सकते हो, अमीबा के अंदर लगा सकते हो, ठीक है ना, यूग्लिना में लगा सकते हो, पैरामीशियम में भी लगा सकते हो, बट ओनली प्लाज्मोडियम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जिसके अंदर हमें मल्टीपल फिजन जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं जिस क्वेश्चंस में, वो है अजर्सन रीजन का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो पेपर मैंने जहाँ तक देखा वहाँ पे मैक्सिमम आप देख रहे हो ये एक पेपर में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन है। तो मिस नहीं करना है, सभी को ऐसा देखते हुए चलना है ताकि टॉपिक भी रिवीजन हो। देखो, अगर मान लो हम ऑप्शन ए तब लगाएंगे जब हमें अजर्सन और रीजन दोनों सही लगेगा, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से लिंकअप रहना चाहिए। मतलब ये रीजन जो है वो अजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा हो, मतलब एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा हो तभी लगाइएगा, अदरवाइज मत लगाइएगा। बोथ अजर्सन का मतलब ये है कि जब आपको अजर्सन रीजन दोनों सही लगे लेकिन दोनों का एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। और सी वाले में है अजर्सन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, आप लगाएंगे व्हेन जब आपको ऐसा फील हो जाए कि भाई जो है हमारा एक गलत अजर्सन सही है और रीजन जो है वो फॉल्स है, तो भी इस कंडीशन में आप लोग इस आंसर को अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकुमुलेशन, क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है अकुमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट हाई ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। यहाँ पे बात किया है बायोमैग्निफिकेशन की। मैंने आपको बताया था कि बायोमैग्निफिकेशन में जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो आपका जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल देखने को मिलेगा। तो दैट इज द राइट आंसर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है कि हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन क्रॉप टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज डिजीज एंड पेस्ट, ठीक है। तो हार्मफुल केमिकल अगर आप प्लांट के ऊपर डालोगे तो प्लांट को जो कोई खाएगा, प्लांट को जो कोई खाएगा तो उसके अंदर भी वो चीज़ें फैलेंगी, जाएंगी। तो इस तरीके से हार्मफुल केमिकल प्लांट के अंदर जाता है, फिर हम प्लांट को खाएंगे तो वो किसी बकरी के अंदर जाएगा, फिर ढेर सारी बकरी को कोई खाएगा तो किसी शेर के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से लिंकअप भी कर रहे हैं, दोनों पॉइंट सही हैं। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है अजर्सन को, ठीक है। दैट इज अ ऑप्शन ए बेटा, सभी लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप एक्सप्लेन क्वेश्चन है, तो आइए अब एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन की तरफ हम जवाब देते हैं, ध्यान सुनिएगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है बेटा। हाँ, जो लोग बेटा जवाब दे पा रहे हैं बिल्कुल जवाब खटाखट देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। स्टेट वन रोल ऑफ ईच फॉलोइंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है बेटा? पेप्सिन को एक्टिवेट करना। कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं पहला काम, ठीक है। और नंबर दूसरा काम जो आपके वो क्या बोलते हैं, जो आपके जर्म्स वगैरह हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, उनको किल करने का काम किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इनका फंक्शन हो गया एक।
विली का फंक्शन होता है क्या, एब्जॉर्प्शन का। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है, एंड इट इज लोकेटेड ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लोकेटेड ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, लिख दीजिएगा, इतना एनफ है। एनल स्पिंक्चर, स्पिंक्चर का काम होता है कि अगर कोई फूड स्पिंक्चर को क्रॉस कर चुका है तो दोबारा वापस बैक नहीं जाने देगा। तो एनल स्पिंक्चर आपके बॉडी वेस्ट, जो भी बॉडी वेस्ट फीसस वगैरह होती है उनको बाहर एक्सक्रीट करते हैं, एंड वो दोबारा चीज़ें रिटर्न होकर वापस नहीं है। तो एनल स्पिंक्चर आपके लार्ज इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी बचे हुए वेस्ट होते हैं उन्हें बॉडी के बाहर करते हैं। तो दैट इज एनल स्पिंक्चर, आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे। एंड लाइपेजेस, लाइपेज वर्ड आ गया तो इसका मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। एंड लाइपेज जो कि रिलीज करता है आपका पैनक्रियाज। कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वहां पे मौजूद है, पैनक्रियाज रिलीज करता है लाइपेज। तो यहाँ पे आप बात ध्यान रखेंगे कि ये ब्रेकडाउन करता है लिपिड का, पैनक्रियाज रिलीज करता है, बस एनफ। बेटा 2 नंबर हो गए आपके, 2 नंबर हो गए आपके, ठीक है। तो 2 नंबर आपके हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड रुके रहो तो, हाँ डेस्क की, एक सेकंड बेटा, बस वेट वेट वेट, हाँ मेरी पेन, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट। ओके, डाउनवर्ड मूवमेंट जो है दैट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, रिमेंबर बेटा, दैट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो दैट देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसीलिए मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व कराया। दैट इज एक्चुअल क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड nastic movement. So the movement of leaf of sensitive plant, that is a nastic movement, that is a nastic movement, okay. And remember downward movement, that is a actual is a example of tropic movement. Answer is a geotropism, answer is a geotropism, and that is the answer is a thigmonastic. तो that is यहाँ पे आपसे केवल और केवल नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट की डेफिनेशन भी अगर आप लिख देते हैं तो आपके पूरे हो गए बेटा 2 नंबर, ओके क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मान लो कि तुमको ऊपर वाला करने का मन नहीं किया तो बी वाले पे आओ। देयर इज अ हार्मोन्स विच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट। ओके बेटा, रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट कौन करता है आप बता सकते हैं, प्रोटीन को कौन रेगुलेट करता है बता सकते हैं, एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। देयर इज अ हार्मोन्स विच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। नेम द हार्मोन्स एंड ग्लैंड विच सिक्रीट इट। Why is it important for us an iodized salt in our diet? That is a thyroid hormone, thyroxine hormones. Hormones का नाम है thyroxine, ठीक है। And why it is important is have iodized salt, because thyroxine बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, थायरॉक्सिन बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आयोडीन की। अगर थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो हमें हो जाएगा गोइटर, एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स। इज दैट क्लियर बेटा, सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन का नंबर लिख करके उसके बी ए जो भी होगा आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर इज थायरॉक्सिन, आंसर इज थायरॉक्सिन का काम होता है आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को या आपके बॉडी के बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। नंबर 1 दैट इज आंसर, ओके। अब तुम्हें हार्मोन्स का नाम याद आया, थायराइड ग्लैंड है, हार्मोन्स रिलीज करता है थायरॉक्सिन। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स तब नहीं बनेगा जब आप अपने डाइट में आयोडीन को शामिल नहीं करेंगे। अगर आप अपने डाइट में ऑनलाइन बोला आयोडीन को शामिल नहीं करेंगे देन आपकी बॉडी थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेगी एंड यू हैव सफरिंग फ्रॉम गोइटर, ठीक है। नेक्स्ट, द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल डिफिकल्ट। हाउ? एसिड रेन हमारे एक्वाटिक एनिमल के लिए नुकसानदेह क्यों हो सकता है? तो आपको पता है कि एसिड रेन हैव सम एसिडिक इफेक्ट जो कि हमारे, आप बता सकते हो इसको, इसमें कोई दिक्कत ही की बात नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। वाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ लार्ज बॉडी साइज? ओके, ये अब आपको इसको बेटा समझना है कि तुम्हें रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम पहले आना चाहिए। पहला आंसर यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का पहला नाम है भाई हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है बेटा।
तो अगर तुम्हारे पास में हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट करता है तो थ्रू द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैन इजिली बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड फ्लो विद द ब्लड वेसल्स। और हमें अगर किसी दूर लोकेशन पे, बॉडी में कहीं दूर पे ऑक्सीजन को डिलीवर करना है, हर एक कैपिलरी से, हर एक टिश्यू के पास डिलीवर करना है, बड़ी ब्लड बॉडी साइज में डिलीवर करना है, तो हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। और ब्लड में होता है क्या, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है ताकि सारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा पाए। जबकि जो हमारे स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उनमें हमको इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उनकी बॉडी इतनी छोटी होती है कि दे ऑलरेडी, वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को सेल से क्या कर लेते हैं, टेकअप कर लेते हैं। तो बेटा इसको आपको ध्यान में रखना, ये आपका आंसर एक ही नंबर का है, आप बस लिख दोगे काम हो जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, गिव रीजन फॉर फॉलोइंग, रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना कि जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है हमारे थ्रोट्स में, बेटा ध्यान सुनिएगा, हमारे ट्रैकिया में जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है वो हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती, कोलैप्स नहीं होने देती। तो नंबर वन रीजन पता चला कि वो हमारे थ्रोट्स में इसलिए होते हैं ताकि हमारा जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो, वो बंद ना होने पाए, ताकि एयर पासेज अच्छी तरह से हमेशा बना रहे। तो दैट इज भैया हो गया तुम्हारा नंबर क्लियर इसका। अगला बी वाला, लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। बहुत अच्छा बेटा, देखो जब हम कितना भी अपने अंदर से एयर को बाहर निकाल दें, रिमेंबर सभी लोग ध्यान सुनेंगे, हम कितना भी एयर को अपने अंदर से दबा के, दम लगा के बाहर निकाल दें, करके किसी भी तरह बाहर निकाल दे, लेकिन फिर भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर पड़ी रहेगी। इस तरह के एयर को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं बेटा। हम कितना भी अपने बॉडी से एयर को बाहर निकाल दें, लेकिन फिर भी हमारी लंग्स में कुछ ना कुछ होता है, दैट इज अ रेसिडुअल। ठीक है, लंग्स ऑलवेज कंटेन वॉल्यूम ऑफ एयर, आप बता देंगे भाई, वरना हमारा लंग्स कोलैप्स होगा, प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। द डायफ्राम फ्लैटन एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे लिखा डायफ्राम फ्लैटन। डायफ्राम फ्लैट कब होता है बेटा, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। ठीक है ना, द डायफ्राम फ्लैटन व्हेन वी आर डूइंग अ इनहेलेशन एंड रिब, डायफ्राम नीचे जाता है, फ्लैट हो जाता है, और रिब सांस लिया, लिफ्ट अप हो गया। क्या हो गया बेटा, सांस लेने से वो क्या हो गया, लिफ्ट अप हो गया, रिब लिफ्ट अप हुआ और हमारा डायफ्राम फ्लैट हुआ। जब हम लोग ब्रीथ क्या करेंगे, इन करेंगे, तो हमारी जो लंग्स होती हैं वो प्रेशर डालती हैं हमारे रिब्स के ऊपर और हमारे डायफ्राम के ऊपर, जिसके कारण ब्रीथिंग इन के समय या ब्रीथ इन के समय हमारे बॉडी में ऐसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। और ऐसा मूवमेंट इसलिए भी होता है भाई, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इतने सारे भी पॉइंट्स आप लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। जी हाँ, यहाँ पे ब्लड वेसल इसलिए मौजूद होता है क्योंकि एल्वियोलाई कंटेन ऑक्सीजन, और जो आपका ब्लड वेसल होता है वो इसके पास लेकर के आता है CO2, CO2 को दे देता है एल्वियोलाई को, और ऑक्सीजन को ले लेता है ब्लड वेसल में। तो इसीलिए वहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं ताकि वो एक्सचेंज वगैरह कर सके। हेलो बेटा मोहम्मद अंसारी, जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज ही बताया हुआ सवाल है कोचिंग के अंदर, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने आपको बताया हुआ था बेटा, देखो पाथवे पूछा है, जो मैं आपको बोलूंगा कि फ्लो चार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप पिछले क्वेश्चन को निकाल के देखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो आप देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट बन के आता है। तो व्हाट इज डिफाइंड रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे पहले तुमको रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करना है बेटा। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब वो एक्शन जो बिना ब्रेन में दिए कमांड, मोटर न्यूरॉन डायरेक्ट, सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचाएगा, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कहाँ से कॉपी कर रहा है बे, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा आपके कहाँ पे, आपके पहुंचाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में नहीं जाती। ध्यान सुनिएगा, नॉर्मल कंडीशन में इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाती है, लेकिन अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, बॉडी को रिफ्लेक्स एक्शन करना है एट दिस टाइम, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वही डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन को मसल तक भेज देती है, ताकि आपकी बॉडी उस पर क्विक रिस्पॉन्स कर सके। आपको जैसे कोई चीज़
चीज आपके नाक के अंदर चला गया तो आपने कुछ छींक आई, तो दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। इसके लिए तुम सोचोगे नहीं हे छींकना ही नहीं छींकना, तो भाई नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट आप इसको बता सकते हैं। जो आपकी किताब में डायग्राम बना हुआ है वहां पे आप उसको उठा करके मेंशन करिएगा। बस वहां पे आपको स्पाइनल कॉर्ड ऐसे लिखना है, फिर वहां पे एक सेंसरी न्यूरॉन डालना है, और फिर यहाँ से मोटर न्यूरॉन डालना है, और फिर यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करवा देना है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन को बाद में ब्रेन तक लेके जाना है, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ आता। क्वेश्चन नंबर 33 का पहला है बेटा, प्लांट को खाया डियर, डियर को खाया लॉयन ने। प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाया लॉयन ने। इसको देख के आइए, देखते क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फूड चेन व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। देखो बेटा, ये बोल रहे हैं कि अगर हम डीआरए को हटा दें तो क्या होगा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल will the impact be the same of the organism of third trophic level in the above food chain if they were present in food web? Justify। इसका आंसर बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा बड़ा आंसर मिलेगा, क्योंकि ये जो है आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस में बेटा ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार कि कितने बड़े इसके आंसर में, आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कितने बड़े आंसर्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा तकरीबन ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा जो है वो आंसर आपको नहीं देना है। तो पहली चीज तो देखो, इन गिवन फूड चेन, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो। इन गिवन फूड चेन व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑन द फर्स्ट। ठीक है, क्या होगा कि अगर हम लोग सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हटा दें, मतलब सारे हर्बीवोर्स को अगर हम लोग हटा देंगे। देखो बेटा, अगर हम लोग सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को हटाएंगे तो किसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तुम्हें तो यही ध्यान देना है बेटा कि इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल मतलब प्लांट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि प्लांट में कई ट्रॉफिक लेवल, प्लांट का संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हमने डियर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो यही लिखा है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है वहां पे क्या दिक्कत आएगी? ये बेचारा भूखों मर जाएगा, इसको डियर खाने को नहीं मिलेगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। इसको डियर खाने को नहीं होगा तो लॉयन बेचारा चल बसेगा। नंबर 1 ये चल बसेगा, लॉयन की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और डियर और ग्रास की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। तो ये एक आंसर हो गया, ये हो गया एक आंसर। दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, विल द इंपैक्ट ऑफ द सेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म और थर्ड ट्रॉफिक लेवल इन द एबव फूड चेन इफ दे वर प्रेजेंट इन फूड वेब। अगर ये एक फूड वेब के अंदर देखते हैं, तो अगर हम लोग फूड वेब की बात करेंगे तो फूड वेब में केवल लॉयन जो होगा उसको खाने के लिए डियर ही नहीं होगा, फूड वेब में कोई और होगा जिसको खा करके लॉयन क्या कर जाएगा? सर्वाइव कर जाएगा। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये नियम जो है वो फूड वेब पे जो है वो काम नहीं करेगा। याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे फूड वेब के लिए एक अल्टरनेटिव रहेगा। ठीक है ना, फूड वेब फ्लेक्सिबल होता है लेकिन फूड चेन फ्लेक्सिबल नहीं होता है। मैं आंसर बता रहा हूं ना तुम्हें, ध्यान सुनो, फिर सुन लो मेरी बात को। आंसर दिखाना नहीं गधे, उसको देखो कि पगला जाओगे। देखो ध्यान दो, फिर सुन लो मेरी बात बेटा। देखो आओ इसको हम लोग आराम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग इसको समझेंगे सभी लोग, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इसने बोला है कि हमारे पास में मान लो एक तरफ हमारे पास में मान लो वो है, क्या बोलते हैं, हमारे पास में प्लांट है। सबसे पहले हमारे पास में मान लो प्लांट है। ठीक है, प्लांट को कंज्यूम कौन कर रहा है? प्लांट को कंज्यूम करता है डियर। ओके, और डियर को कौन कंज्यूम कर रहा है? डियर को कंज्यूम कर रहा है बेटा लॉयन। ठीक है ना, या जो भी आप मानो। अब ये एक फूड चेन है बेटा। क्या है? फूड चेन है। ये है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्लांट क्या है? प्लांट है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। डियर क्या है? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। लॉयन क्या है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें पहला सवाल पूछा कि अगर मैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को, इसका पहला सवाल क्या था बेटा? इसका पहला सवाल ये था कि अगर हम सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को हटा दें तो फर्स्ट और थर्ड वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा? डियर को हटा दोगे तो घास कौन खाएगा? तो प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और लॉयन की पॉपुलेशन घट जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या यही सेम इंपैक्ट फूड वेब पर ही पड़ेगा? नहीं बेटा, फूड वेब में मैंने आपको बताया था कि लॉयन है तो लॉयन के नीचे जो होगा कोई ना कोई होगा, डियर नहीं होगा। तो लॉयन के खाने के लिए वहां पे जयकाल होगा। क्या होगा? जयकाल होगा या कुछ और भी होगा, मतलब कोई ना कोई लॉयन को खाने का अल्टरनेट सोर्स होगा।
तो यही बात बोल रहा है कि जो फूड वेव होता है बेटा वो फ्लेक्सिबल होता है, वो कोलैप्स नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें डियर फूड चेन में अगर डियर खत्म हो गई तो पूरा का पूरा फूड चेन ही क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। बस यही चीज आपको समझना है। बाकी यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ए गैस एक्स विच इज डेडली पॉइजन फाउंड इन हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको पता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए जो टॉक्सिक गैस हमारे एटमॉस्फेयर है दैट इज अ O3, इट मींस ओजोन। वो क्या होता है बेटा, वो होता है हमारा ओजोन होता है। क्या होता है, ओजोन होता है। तो यहाँ पे एक्स गैस जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, ओजोन की बात कर रहे हैं। विच इज डेडली पॉइजन इज फाउंड एट हायर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर एंड परफॉर्म एन इसेंशियल फंक्शन। जिसका फंक्शन क्या होता है बेटा, जिसका फंक्शन होता है कि तुम्हें यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो बोला है नेम ऑफ द गैस, बता दिया ना ओजोन होगा। राइट द फंक्शन, बता दिया ना यूवी रेडिएशन से बचाएगा। दिस गैस इन द एटमॉस्फेयर विच केमिकल इज लिंक टू डिक्रीज इन द लेवल। तो ये तुम्हारी किताब की लाइन है बेटा, ये आपके किताबों की लाइन है, बात समझ में आया, ये आपके किताब की लाइन है। तो इसको लर्न कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द गैस, ये तो हो गया ना, ओजोन लिख लिया। अब लिखा है विच केमिकल इज लिंक टू डिक्रीज, तो कौन सा केमिकल होता है जो अगर इससे लिंक कर जाए तो ये गैस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जल्दी से बता दो, तो जल्दी से बता दो, खटाखट बता दो। रोहित सर मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है बच्चों खाना वाना तो खा लें। तो अच्छा सॉरी, वो दूसरी बात पूछे, वो पूछ रहे हैं आज स्कूल वाले खाना खिलाए थे कि नहीं। तेरी, हाँ भाई खिलाए थे, चलो ठीक है। बोलो 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 बोलो, सभी लोग बताओ बेटा। यहाँ पे ये देखो, विच केमिकल, कौन सा केमिकल होता है बेटा जो ओजोन से लिंक करके ओजोन लेयर को लगातार खत्म कर रहा है, जल्दी से बता दो। कहीं वो CFC तो नहीं है क्या, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताएगा यार, तुम लोग यार पागल है, बताओ जल्दी से। कौन सी गैस होगी भाई, भाई गैस के नाम बता दो प्लीज। हाँ CFC बेटा, संतोष कुमार CFC, ठीक है CFC होगा, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। आप चेक कर लीजिएगा एक बार भाई, रीचेक कर लीजिएगा, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड CFC वगैरह में। तो इसीलिए मैंने आप बताया था कि हमने रेफ्रिजरेटर वगैरह के अंदर अब CFC यूज करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है बेटा, ताकि और हम उसके जगह पे पेंटेन का यूज कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स का यूज कर रहे हैं चीज़ों को ठंडा वगैरह करने में, जो हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह और AC वगैरह के अंदर होता था पहले। What measure have been taken by an international organization to check the depletion of layer containing this gas? तो यहाँ पे बोलते हैं कि what measure have been taken, ये कोई लोग बता सकते हैं, what measure have been taken by an international organization to check depletion of layer containing this gas? जल्दी से बताइए भाई। शुभांगी बताओ बेटा, आंसर बताओ शुभांगी इसका, शुभांगी आंसर बताओ। किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, बताओ बेटा। यहाँ पे लिखा है व्हाट मेजर हैव बीन टेकन बाय एन इंटरनेशनल टू चेक द डेप्लीशन ऑफ लेयर, किसका यूज करते हैं। स्कूल में बताओ क्या तुम लोग। तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे हमारे पास में ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको ब्रीवर स्पेक्ट्रोस्कोपी मिल जाता है, उसके बाद आपको मिल जाता है ओजोनो सॉन्ड्स मिल जाता है, देख लीजिएगा आपको अलग अलग तरह के टूल्स मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ तो एग्जैक्ट आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, एग्जैक्ट जो आंसर आप लिखेंगे, ओके ओके ओके, नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इट इज़ अ मैंडेटरी टू फॉरेन आर्गुमेंट फ्री CFC, अच्छा वो तो वही है, अच्छा ठीक है ओके ओके ओके। अच्छा यहाँ पे बोला क्या एक्शन लिया था, तो हाँ ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्शन इन्होंने ये लिया था कि CFC के जगह पे आप कुछ और यूज़ कर लीजिए, यही था, कोई टूल्स वूल्स के नाम नहीं लिखना है। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 35 पे आते बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। नेम 3 टेक्निक डिवाइसेस यूज बाय ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी। यार यार नैतिक वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो नैतिक बुला इसमें। नेम ऑफ द 3 टेक्निक डिवाइसेस यूज बाय ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ह्यूमन फीमेल को यूज करना है। नेम ऑफ 3 टेक्निक डिवाइसेस यूज बाय ह्यूमन फीमेल, मेल को नहीं यूज करना है। तो नंबर 1 आप ऐसा फीमेल कॉन्डोम भी आते हैं तो तुम फीमेल कॉन्डोम का नाम ले सकते हो। और यहाँ पे डायफ्राम, अभी मैंने बताया डायफ्राम यूज करती है फीमेल, और कॉपर टी,
ये तीनों चीजें जो है वो कौन यूज करता है, फीमेल यूज करती है। तो प्रेगनेंसी का मेंशन द साइड इफेक्ट कॉज बाय ईच। तो अगर आप ऐसा फीमेल कॉन्डोम यूज करते हो तो इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि भाई अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे डैमेज हो सकता है, ठीक है। और डायफ्राम को यूज करते हो तो ईचिंग वगैरह ऐसा प्रॉब्लम्स आ सकती है। कॉपर टी में बैरियर ये है कि भाई ये इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि ये बिना डॉक्टर के जो है वो ईजी नहीं हो सकता। तो अपने हिसाब से इसको जो है आप लिख सकते हो साइड इफेक्ट्स वगैरह जो भी आपको इनमें समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो क्या रिलायबिलिटी है, क्या अच्छा है, क्या बुराइयां, आप इसको आराम से एक एक को हेडिंग डालिएगा और एक एक के बारे में आराम से लिखिएगा क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट विल हैपन इफ इन ह्यूमन। अच्छा 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक नंबर 2.5 नंबर का है, दैट इज ये आधा नंबर का है, 2.5 नंबर का है, सॉरी ये 3 नंबर का होगा, ये 3 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ इन ह्यूमन फीमेल, क्या होगा अगर ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। एन एग इज नॉट फर्टिलाइज, नंबर 1 फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाहिर तौर पे बेटा वहां पे क्या बनेगा, वहां पे क्या बनेगा, जाहिर तौर पे वहां पे बनेगा आपका जाइगोट। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे आपका क्या बनेगा, वहां पे आपका बनेगा जाइगोट बनेगा बेटा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। 1 मिनट, हाँ यहां पे बेटा नेम ऑफ द 3 टेक्निक्स की बात किया है। डिवाइसेस का भी नाम आप ले सकते हैं बट टेक्निक्स का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो एक आप लिखेंगे बेटा हार्मोनल, जो मैंने आज बताया था, एक आप लिखेंगे हार्मोनल, एक आप लिखेंगे बैरियर, या आप या आईयूडीज लिख सकते हैं आप, जिसमें आप कॉपर्टी बताएंगे। हार्मोनल में आप सहेली का जिक्र करेंगे और उसके बाद एक मेथड आप सर्जिकल ले लेंगे जिसमें आप ट्यूबेक्टोमी का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे, ट्यूबेक्टोमी का जिक्र करेंगे। तो ये बेटा सबसे बढ़िया मेथड है। तो ये तीनों नाम आप लोग ले लीजिएगा, तीनों, ट्यूबेक्टोमी सर्जिकल में आ जाएगा, ठीक है। ये 3 का नाम आप लोग को ऐसे करना है। और क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन होता है, एग अगर फर्टिलाइज होगा तो प्रेगनेंसी आएगी, क्या आएगी बेटा, प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी। तो फर्टिलाइज टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी होगी। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो इसका मतलब वो नए मैस्चुरेशन की तरफ आगे बढ़ जाएगा, नए मैस्चुरेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। एग फर्टिलाइज नहीं हुई तो नेक्स्ट मैस्चुरल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सर्वाइकल का कुछ भी लिख सकते हो यार, बहुत सारे, इसमें बोला नेम 3 लिखना है, कोई भी 3 आप लिख लो जो तुमको मन करे बेटा, जो मन करे तुमको, ठीक है। चलो ओके, अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम इज शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड लेबल द, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपको पता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर। तो यहाँ पे स्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो डायग्राम तुमको बनाना है। डायग्राम कैसे बनाओगे, राइजोपस बना देना बेटा, राइजोपस के ऊपर ऐसे एक गोला बना देना, उसमें ढेर सारे ऐसे स्पोर्स निकाल देना, ठीक है। इस तरह से स्पोर को इसमें स्प्रेड कर देना, ठीक है। और यहाँ पे माइसीलियम लिख देना थोड़ा जरा सा, ठीक है ना, कि भाई ये, और जहां से स्पोर निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया, क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। इसका डायग्राम तुमको मिल जाएगा, यहाँ पे आराम से देख ताक के बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट लिख देना। व्हाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड, ड्राई स्लाइस पे क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है, मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है फॉर द ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, तो इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट बट ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर, अगर वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होगा तो इनके न्यूट्रिएंट, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो दे कैंट ग्रो, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। नंबर दूसरा है नेम ऑफ द एक्सप्लेन द प्रोसेस विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, बडिंग बेटा, बडिंग, बडिंग को आराम से मेंशन करना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो इसीलिए बडिंग को आराम से मेंशन करना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, हम फिर इसके बाद नेक्स्ट पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे आपके सामने केस बेस्ड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट रहता है, स्टेटमेंट आपका चाहे जैसा हो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं स्टेटमेंट पढ़ूं ना पढ़ूं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैंने अच्छे से क्लास अटेंड किया है तो आए पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। मेंडल वर्क आउट द रूल्स ऑफ हेरिडिटी बाय वर्किंग ऑन गार्डन पी, ओके, using a number of visible contrasting characters 7. He conducted several experiments by making a cross with 1 or 2 pair of contrasting character. हमने एक लिया तो मोनोहाइब्रिड, 2 लिया डाइहाइब्रिड। On the basis of his observation, he gave some interpretation. इन्होंने अपने लॉ दिए। Number 1, when Mendel crossed pea plant with pure tall and pure short. Pure tall it means capital T cross with small t small t. Pure बोले तो दोनों होमोजाइगस, प्योर बोले तो होमोजाइगस, प्योर, और हाइब्रिड बोले तो हेट्रोजाइगस। क्लियर, तुमने दोनों को क्रॉस कराया। F1 प्रोजेनी विच 2 ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय हिम इन F1 प्लांट, तो तुम बेटा बता दोगे दैट इज ऑल आर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी।
हर ऑब्जर्वेशन आपने किया, विच टू ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय हिम इन F1 प्लांट, ऑल प्लांट आर टॉल, ठीक है, एंड कोई भी प्लांट जो है वो अपने पेरेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाई दे रहा है, तुम ये भी यहाँ पे जिक्र कर सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन बता सकते हो, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ऑन स्मॉल टी। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है बेटा, क्या है, ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे कोई दो ऑब्जर्वेशन बोला है, विच टू ऑब्जर्वेशन, जो तुम्हें मिला, तो ये लिख दोगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट, आराम से बता देना बेटा, बताने की कोई वही नहीं है। इसी को एग्जांपल माना, इसी में एक को रेसेसिव ट्रेट मानना है, को डोमिनेंट मानना, जो F1 जनरेशन में दिखाई देगा रेसेसिव डोमिनेंट ट्रेट, जो नहीं दिखाई देगा रेसेसिव ट्रेट, दैट्स इट। नंबर तीसरा, इन क्रॉस विथ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सब लोग बना रखे हो किताब में भाई, दैट इज अ कैपिटल आर को क्रॉस कराओगे तो इसके गैमेट बनेंगे आर एंड वाई, इसके गैमेट बनेंगे स्मॉल आर इस कैपिटल वाई। भैया क्रॉस व्रॉस अपना करा के देख लेना गैमेट क्या बनेगा। तो यहाँ पे जब आप लोग गैमेट वगैरह बनाओगे तो इनके गैमेट बनेंगे 4 तरह के, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 गैमेट इसके बनेंगे। पहले इनकी F1 जनरेशन बना लेना बेटा, इनकी पहले F1 जनरेशन बनाना। F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा, ये बनेंगे F1 जनरेशन का। फिर इनके गैमेट्स बनाना है, इनसे 4 तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, ठीक है। दोनों को 4 तरह के गैमेट्स बनाओगे, तुम इन दोनों का 4 तरह गैमेट बना के आपस में फ्यूज करा दोगे तो तुम्हें रेशियो मिल जाएगा 9:3:3:1। लिख देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सभी को सेशन पसंद में आया? पसंद आएगा तो बेटा वीडियो लाइक कर देना यार, ठीक है, भूलना मत आप लोग, वीडियो लाइक कर दे यार।